सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड इस वाले लेक्चर से क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 और देखते हैं कितने क्वेश्चंस हम इस वाले लेक्चर में कवर अप करते हैं। अ कंपनी वांट्स टू इन्वेस्ट इन अ मशीनरी। डायरेक्ट ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। एक मशीनरी में मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं जिसकी कीमत लगेगी 50,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। ईयर 1 ये अगर है तो इसकी बिगिनिंग है ये वाला पॉइंट, ठीक है, 0 पॉइंट। Okay, it is estimated that the net cash inflows from operation will be 18,000 per annum for 3 years. और अगले 3 साल तक 18,000 और 18,000 का कैश इनफ्लो होगा। सो स्टार्टिंग में 50,000 जा रहा है, फिर 18,000 आ रहा है। इफ द कंपनी ऑप्ट्स टू सर्विस अ पार्ट ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ ईयर 1 एट ₹10,000। अच्छा, वो पूरा सेंटेंस था। देखो, पहला ऑप्शन आपके पास में क्या है? एक, दो, तीन। सबसे पहले तो हमारी कीमत लगेगी 50,000 की, 18 और 10। अच्छा, यहां पे आपको 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर 1 साल के बाद आप और सर्विसिंग कराने के लिए रेडी हो 10,000 रुपए देके, तो आपको हर साल 18,000 रुपए का कैश इनफ्लो होगा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन कुछ इस तरह से है कि स्टार्टिंग में 50,000 तो दे दो सर, ठीक है, एक सेकंड होल्ड। सो 50,000 रुपए अपने स्टार्टिंग में दिया। दूसरा पार्ट क्या बोलता है, ध्यान दो। इन सच अ केस द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 3 विल बी 12,500। ये एक चीज छूट गई थी। अब स्क्रैप वैल्यू जो है वो है 12,500। तो ये पहले वाले पार्ट में इतने कैश फ्लोज है। 50,000 स्टार्टिंग में गया, 1 साल के एंड में 10,000 गया, लेकिन 18,000 आया, फिर 18,000 गया, फिर 18,000 आया, फिर 18,000 आया और 12,500 यानी 12,500 आया। लेकिन दूसरा पार्ट क्या बोलता है इसी क्वेश्चन का? हाउएवर, लास्ट लाइन पढ़ना। इफ द कंपनी डिसाइड्स नॉट टू सर्विस द पार्ट देन इट विल हैव टू बी रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ ईयर 2 एट 15,400। इसका मतलब अगर आप 1 साल के अंत में सर्विसिंग नहीं कराओगे तो दूसरे साल के अंत में तो कैसे भी करके सर्विसिंग करानी ही पड़ेगी। और सर्विसिंग ही क्या, रिप्लेस करना पड़ेगा। और 15,400 यानी 15,400 रुपीज विल बी द कॉस्ट। बट इन दिस केस द मशीन विल वर्क फॉर द 4th ईयर ऑल्सो एंड गेट ऑपरेशनल कैश इनफ्लो ऑफ 18,000 फॉर द 4th ईयर। यानी कि इस केस में चौथे साल भी चलेगी। यानी कि अब आपको जो कैश फ्लोज है ये इस तरह से होगी। 18 तो 3 साल हो ही रहा था, लेकिन और 18 चौथे साल में आपको होगा। ठीक है। इट विल हैव टू बी स्क्रैप्ड एट द एंड ऑफ ईयर 4 एट 9,000। बस स्क्रैप वैल्यू थोड़ी और कम हो जाएगी यहाँ पे, जो कि होगी 9,000 की। ठीक है सर। अज्यूमिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट 10%, आप ये मान के चलो 10% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, 10% से आपको डिस्काउंटिंग करना है। मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है। और इग्नोर करो टैक्स इग्नोर करो, यानी डेप्रिसिएशन भी इग्नोर हो गया। विल यू रिकमेंड द परचेस ऑफ दिस मशीन बेस्ड ऑन द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स कैश फ्लोज? क्या आप इस मशीन को परचेस करने के लिए रिकमेंड करेंगे तो कौन से ऑप्शन में? पहले साल के अंत में 10,000 रुपए से सर्विसिंग कराना, या दूसरे साल के अंत में 15,400 रुपए से रिप्लेस करवाना? उसके बाद में ये दो आंसर तो देने हैं। अगर सप्लायर 5,000 रुपए का डिस्काउंट देता है तो आपका डिसीजन में कोई फर्क पड़ेगा? यानी कि पहले तो बिना 5,000 के डिसीजन के आपको बताना है, फिर 5,000 के डिसीजन के बाद आपको बताना है। 4 आंसर निकलेंगे। पहले साल के अंत में 10,000 बिना 5,000 के डिस्काउंट के, फिर 5,000 के डिस्काउंट के साथ 2 आंसर हो गए। फिर दूसरे साल के अंत में 15,400 बिना 5,000 के डिस्काउंट के, और 5,000 के डिस्काउंट के। ऐसे 4 आंसर आपको निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो दिया है आपको वही यूज करना है क्वेश्चन में। ठीक है। 6 साल के फैक्टर, 6 साल के एक्सेस तो जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं। सो सबसे पहला ऑप्शन 1, सर्विस एट द एंड ऑफ ईयर 1, सर्विसिंग करा लो 10,000 देके। ठीक है। सो उस केस में एनपीवी क्या आती है? ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू। सो ईयर 0, 1, 2, 3, 3 ही साल चल रहा है। स्टार्टिंग में आपको 50,000 लगा,
कैश फ्लोज देखो, अगर आप वैसे लाइन निकाल लेते हो ना तो कैश फ्लोज अब आपको समझने में इजी हो जाता है। सो पहला वाला लाइन देखना, उसमें फर्स्ट ईयर के एंड पे ये दो कैश फ्लोज है, 10,000 का और 18,000 का, तो मैं नेट में 8,000 रुपए लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। सेकंड ईयर के एंड में 18,000 और थर्ड ईयर के एंड में अगर आप देखोगे तो 18 और 12,500, सो ये आएगा 30,500। अब इस तरह से आपको फैक्टर्स लेने हैं, 0.90 क्या दिया हुआ है वही लेंगे, 90918264, 0.7513, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट्स 45,455 नेगेटिव 7273, सॉरी 14,875, $22,915 करेंगे टोटल। 45,063 था, सॉरी। सो दिस इज -392। एक बार फिर से, इट्स -392। चेक कर लेता हूँ मैं, 12,500 ना, $50, 18, 10,000, 12,500, 50, 18, 12,000, 10,500, ठीक है। सो 8,000 into 0.9091 is 7273, 18,000 into 0.8264, 18,000 into 0.8264, 18,000 into 0.8264, 14,875, and 18,000 plus 12,500, that's 3,500 into 0.7513, 22,915 plus 14,875 plus 45,455, sorry, minus 45,455, क्या हो गया, 22,915 plus 14,875 plus 7,273 minus 45,455, that's the -392. So conclusion, your decision लिख लेते हैं हम यहाँ पे, project should not be accepted। एक सेकंड, क्योंकि मेरे को लग रहा है कहीं मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की है, इसीलिए मैं 2 मिनट आंसर चेक करता हूँ, ठीक है। 18, 1.12, 1.1111, ठीक है।
10,000 1.1 भी ठीक है, और 12,500 1.1 टू द पावर 3 भी ठीक है। .9091 प्लस 0.8264 प्लस 0.7513 इंटू 18,000 अलग से ले लेता तो 44,762 आता। 44,762 ले लो, 12,500 इंटू 0.7513 44,762 अगर आप लेते तो 54,153 आता। ठीक है, -9090 अगर आप लेते तो 45,063 सही तो है। अच्छा सॉरी, समझ गया मैं, मेरे से ये गलती हो गई यहाँ पे कि ये मैंने जो फिगर पहले वाली ली थी 50,000 इंटू 1, वो सिर्फ 50,000 ही आनी चाहिए, इसलिए बोलूँ डिफरेंस ज़्यादा क्यों आ रहा है। ठीक है, तो ये आएगा आपको 5392 के आसपास में। फिर से एक बार चेक करता हूँ, 7273 प्लस 14,875 प्लस 22,915 माइनस 50,000, सो 4937 आंसर आता है। सॉरी फॉर द डिले एंड द कैलकुलेशन मिस्टेक। ये आएगा आपका 4937। ठीक है, तो डिसीजन तो वही रहेगा आपका। अब आते हैं हम ऑप्शन 1 में ही, पार्ट ए था ये, और पार्ट बी with 500 discount, with 5,000 rupees discount, एनपीवी विल बी, अगर आज ही 5,000 रुपए का डिस्काउंट मिलता है तो एनपीवी हमारी क्या होगी सर, 5,000 माइनस 4937, क्योंकि 5,000 भी आज ही की डिस्काउंट की वैल्यू रहेगी और 4937 भी आज ही की वैल्यू है। अगर आप इस टेबल में भी रखोगे तो 5,000 कहाँ रखोगे, 50,000 की जगह पे 45,000 रखोगे, और उस टाइम पे एनपीवी कितनी आएगी, नेगेटिव 392 के आसपास या 390 के आसपास में। सो हम ये क्या करेंगे, नेगेटिव 390 भी नहीं सर, बहुत कम, 5,000 माइनस 4937 यानी कि सिर्फ 63 रुपीज का पॉजिटिव एनपीवी आएगी, नेगेटिव भी नहीं। ठीक है, बट अब यहां पे ध्यान देना कि ठीक है, यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, मैं डिसीजन क्या लिख रहा हूं पढ़ना अच्छे से। ऑल्दो एनपीवी इज पॉजिटिव बट वेरी लो, पॉजिटिव है लेकिन बहुत कम है। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, कोई भी प्रोजेक्ट में आपकी एनपीवी अगर 10 रुपए पॉजिटिव आई तो क्या वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि भले ही हमारा रूल बोलता है पॉजिटिव एनपीवी पे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना, लेकिन आप मेरे को एक चीज बताओ, ये सारा कैलकुलेशन आपने इस बेसिस पे किया है, एस्टिमेट वाले बेसिस पे, कि आगे कैश फ्लोज क्या होंगे, और एस्टिमेट या फ्यूचर जो हमने एस्टिमेट किया वो थोड़ा भी अगर बदल गया, थोड़ा भी निगेटिव गया, 100 200 500 रुपए भी कम आपको कैश फ्लो हुई, तो ये जो एनपीवी आपने निकाली फटाक से निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि 10 रुपए पॉजिटिव है, इसका मतलब निगेटिव के बहुत नजदीक है हम, इसीलिए हम ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इज वेरी लो, हेंस प्रोजेक्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, ये एक चीज समझ में आई। अब हम दूसरा पार्ट लेंगे, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में क्या होगा सर, ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू सेम चीज है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है सर आपके, 1.9091 0.8264 0.7513, और एक और आएगा 0.68 समथिंग, .6830।
ठीक है, 0 1 2 3 4। स्टार्टिंग में तो सर 50,000 जाने ही हैं, तो ये 50,000 यहाँ आ गए। अब आपने पहले साल में सर्विसिंग नहीं कराई तो पूरा 18,000 आपका, ठीक है। लेकिन दूसरे साल में अगर आप देखोगे तो 18,000 माइनस 15,400 आएगा, क्योंकि 18 तो आपका हुआ, फिर 15,400 रिप्लेसमेंट में लग गए। तो नेट में आप मैं कितना लूँ यहाँ पे, 2,600 ही मिला। उसके बाद फिर 18,000 आएगा इनटू पॉइंट, अच्छा 18 दोनों सही रहेगा। अच्छा लास्ट ईयर में क्या होगा, 18,000 आएगा और 9,000 का स्क्रैप भी आएगा, तो लास्ट ईयर में मैं 27,000 लेता हूं। अब कैलकुलेशन काम आएंगे। एट 16,364 2149 13,523 18,441 477 पॉजिटिव। तो ध्यान दो, यहां पे भी वही किस्सा है, डिसीजन आप वही लोगे। यही उठा के डालना पड़ेगा आपको। तो ऑल्दो एनपीवी इज पॉजिटिव, भले ही वो क्योंकि नजदीक है निगेटिव के, इसलिए हम इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। या फिर आप 477 पे तो खैर बोल सकते हो एक बार का, क्योंकि 50,000 रुपए का ही इन्वेस्टमेंट है, उसके हिसाब से 477 कंस्टिट्यूट्स अराउंड 1% ऑफ द टोटल। सो हम ये डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं, एनपीवी इज पॉजिटिव हैंस द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। और अगर डिस्काउंट की बात की जाए तो फिर देखो, इतने तो समझ में आपको आने चाहिए कि एनपीवी अब और आगे बढ़ेगा ही। एनपीवी विल बी 477 प्लस 5,000 दैट इज 45477। तो यहाँ पे भी डिसीजन वही रहता है, since with discount NPV has increased and thus positive NPV has increased and thus the decision remains same, that is एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें लिखने के लिए, आपको ऐसे 3-4 आंसर्स हैं आपके, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से समरी बना देता हूँ। 2 चीज़ें थी, सर्विसिंग एट ईयर 1 या रिप्लेसमेंट at year 2 with discount। अच्छा इसको विदाउट कर देते हैं और इसको विथ डिस्काउंट करते हैं। तो एनपीवी क्या क्या आ रही थी आपकी, तो एनपीवी सर आपकी ऐसे आ रही थी कि पहले वाले में -4937 था, लेकिन विथ डिस्काउंट में +67 आया, फिर 477 था,
और यहाँ पे +5477 आया। सो जाहिर सी बात है, कोई भी किस्सा हो, आपको रिप्लेसमेंट एट ईयर 2 वाला ऑप्शन ही एट द एंड प्रिफरेबल है, क्योंकि उसमें ही आपको फायदा नजर आ रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। सो ये वाला पार्ट अगर आखिरी वाला आप लिखना चाहे तो एक बार लिख लो, नहीं तो स्लाइड्स आपके पास में रहेगी। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 23 अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 ये आपके लिए होमवर्क है, बिकॉज इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 19 जो मैंने आपको करने के लिए बोला था। आपको याद है तो कोई मशीन 3 साल तक चल रही है और कोई मशीन 2 साल तक चल रही है, फिर आप इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकालोगे। सबसे पहले तो प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे दोनों में, 3 साल की 2 साल की, फिर आप एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करोगे और फिर ईएसी निकालोगे, तो वो रहेगी हर साल की कॉस्ट उस ऑप्शन में। तो हम जो ऑप्शन चूज कर पाएंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन, फिगर्स अलग है, घर पे करके देखिए और स्लाइड से आंसर चेक करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 23 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 24 है। दो बार अलग अलग जगह पूछा गया होगा। एक तो ये प्रैक्टिस मैनुअल, अच्छा दोनों प्रैक्टिस मैनुअल के ही क्वेश्चन है, तो सेम टू सेम है। इसमें भी वही 3 साल 2 साल वाला किस्सा आ रहा है, तो ये भी मैं आपके लिए होमवर्क पे छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 25 हम यहाँ पे करेंगे, थोड़ा सा उसमें से प्रिंटिंग मिस्टेक है, शायद मैं आप तक जब पीडीएफ पहुंचाऊंगा तो ये करेक्शन कर दूंगा। तो अभी तक, क्योंकि जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, पीडीएफ मैंने अभी तक दिया नहीं है लोगों को, या प्रिंट आउट भी नहीं लिया हुआ है, सो ध्यान देंगे सर। क्वेश्चन नंबर 25, अ कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल ऑफ इंस्टॉलिंग ड्राइंग इक्विपमेंट। ड्राइंग इक्विपमेंट मतलब एक ऐसा इक्विपमेंट जो चीजों को ड्राई करता है, सुखाता है। नॉट ओनली कपड़े बट बहुत सारी चीजें होती है। द इक्विपमेंट वुड इन्वॉल्व अ कैश आउटले ऑफ 6 लाख एंड नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ 80,000। अच्छा, अब आपको 6 लाख का इनिशियल आउटले तो समझ में आ रहा होगा। मैं 5 साल का प्रोजेक्ट, 1 2 3 4 और 5, तो स्टार्टिंग में तो 6 लाख जाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या बोला, अगला लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट है और ये सीखने लायक है इस वाले क्वेश्चन में। आज सच उसके बाद मेरे को नहीं लगता ज्यादा कुछ सीखने लायक होगा। 80,000 का उन्होंने बोला वर्किंग कैपिटल लगेगा। अब ध्यान दो, वर्किंग कैपिटल आपका कोई खर्चा नहीं है। वर्किंग कैपिटल, आपने रेशियो एनालिसिस का चैप्टर देखा तो वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, और ये असेट एंड लाइबिलिटी का पार्ट है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। कोई भी बिजनेस की जब आप शुरुआत करते हैं तो उसमें उस बिजनेस को कंटिन्यूसली रोटेट करते रहने के लिए, मतलब माल खरीदना, प्रोड्यूस करना, बेचना, डेटर से पैसा आना, उस पैसे से फिर से माल खरीदना, फिर से बनाना, फिर से बेचना, फिर से डेटर से पैसा आएगा, फिर से डेटर से पैसे, अब ये अपन माल खरीदेंगे। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रखने के लिए कुछ आपको अपने जेब से कैश डालना पड़ता है कंपनी के अंदर में। जब आप कंपनी के अंदर में पैसा डालते हो, ध्यान देना, कंपनी के अंदर में जब आप पैसा डालोगे तो वो खर्चा नहीं है, वो उस कंपनी के ऑपरेशंस को रोटेट करने के लिए मदद करता है। और अगर रोटेट करने के लिए वो मदद कर रहा है, ध्यान देना, रोटेट करने के लिए अगर वो मदद कर रहा है तो वो खर्चा नहीं है, वो इस्तेमाल किया जा रहा है। सो 80,000 रुपए के वर्किंग कैपिटल की ट्रीटमेंट क्या होगी ये मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये नई चीज है, पहली बार आ रही है, वर्किंग कैपिटल वाले चैप्टर में शायद और आए, या सीए फाइनल एसएफएम पे जरूर आएगा। ये 80,000 0.80 लैक्स यहां पे मैं आउटफ्लो दिखाऊंगा क्योंकि मैंने बिजनेस में डाला। जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक ये 80,000 उसी के अंदर रहेगा और आखिरी में ये 80,000 रिलीज हो जाएगा। मतलब आप अपने बिजनेस को जब बंद करोगे तो 80,000 वापस ले लेना। क्यों वापस आया सर? जाने के बाद वापस कैसे आया? क्योंकि जाने के बाद वो अपने बिजनेस में ही पड़ा था, रोटेट हो रहा था। उस 80,000 के कैश से हमने मटेरियल परचेज किया, प्रोड्यूस किया, डेटर को भेजा और डेटर से वापस 80,000 ले लिए। तो 80,000 वहीं के वहीं हैं, सिर्फ हमारे ऑपरेशंस को चलाने में वो मदद कर रहा है। और जब एक बार कंपनी बंद हो जाएगी तो वो जो पड़े हुए 80,000 है वो तो वापस निकाल लोगे ना आप, तो इसीलिए आप उसको कैश इनफ्लो में ले रहे हो एट द एंड। तो 80,000 का जाना, 80,000 का आना, ये वर्किंग कैपिटल की खासियत है, ये खर्चा नहीं है। अगर खर्चा होता तो सिर्फ एक बार जाते हुए दिखाते, हम आते हुए कभी नहीं दिखाते। आगे, द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 years विदाउट एनी सैल्वेज वैल्यू। कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं है।
Assume that the company is allowed to charge depreciation on straight line basis. सैल्वेज वैल्यू नहीं है, 6 लाख की मशीन है. देखो डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हो, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ. सो कॉस्ट है 6 लाख की, सैल्वेज वैल्यू कुछ भी नहीं 5, यानी कि 6/5 करोगे तो 1,20,000 का डेप्रिसिएशन हर साल आप चार्ज करोगे. इनकम टैक्स पर्पस, द एस्टिमेटेड बिफोर टैक्स कैश इनफ्लोज आर गिवन बिलो. ये जो मैंने टेबल क्रॉस किया है ये क्रॉस ही रहेगा, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है इस वाले क्वेश्चन में. उसके बाद में बिफोर टैक्स कैश इनफ्लोज जो दी है, पहले तो आप ये चीज ध्यान दो कि यहाँ पे क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि रुपीज इन थाउजेंड्स है. 240,000 टू 40,000 का मतलब होता है 2,40,000. उसके बाद 2,75,000, 2,10,000, 1,80,000 और 1,60,000. उसके बाद में उन्होंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिए हैं. आगे देखो, आपको सिर्फ अभी तक इनफ्लोज का टेबल, इनफ्लोज वाला टेबल रखो आप दिमाग में. The applicable income tax rate to the company is 35%. If the company's opportunity cost of capital is 12%, कैलकुलेट करो इक्विपमेंट की डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 12%, 14%, 15% आर. वो जो टेबल इधर दिया ना मैंने, वो एक्चुअल में जो 12, 14, 15 वाला ये जो टेबल है वो उसके बाद आना चाहिए था. कहाँ आना चाहिए था सर, ये यहां आना चाहिए था. तो वो टेबल को वैसे कंसिडर करें आप. आप तक जो बुक पहुंचाऊंगा या पीडीएफ पहुंचाऊंगा वो तो उसमें करेक्शन में कर दूंगा जहां तक हो सके, अगर मैं भूला नहीं तो. क्या करना है सर, एनपीवी, पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. सो ध्यान दो, इजी है, आज से जितना डिफिकल्ट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 25 आई थिंक, यस. ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, यहां पे आप लोगे कॉस्ट ऑफ मशीन 6 लाख रुपए गए. यहां आप लोगे वर्किंग कैपिटल 80,000 कंपनी में लगा दिए. 80,000 यहाँ पे आपके रिलीज हो जाएंगे. दिस इज कॉल्ड एज रिलीज ऑफ द वर्किंग कैपिटल. ठीक है, उसके बाद कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स. ऐसे तो दिक्कत जाएगी. चलो ठीक है, जो अच्छा प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया होगा ना उन्होंने, कैश इनफ्लो नहीं है, बिफोर टैक्स कैश इनफ्लोज है. अच्छा ठीक है, बिफोर टैक्स कैश इनफ्लोज यानी कि टैक्स के पहले वाली फिगर, टैक्स के पहली वाली फिगर को हम क्या बोलेंगे सर. अब इन्होंने ना थोड़ा सा कैलकुलेशन मतलब गलत लिखा है, कैश इनफ्लोज नहीं लिखना चाहिए था इन्होंने. कैश इनफ्लोज है, इसका मतलब ये इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है. डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग हम अलग से लेंगे. दो चीजों में फर्क होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और बिफोर टैक्स कैश इनफ्लोज. फर्क है, दोनों ही बिफोर टैक्स है, लेकिन एक है प्रॉफिट और एक है कैश इनफ्लो. कैश इनफ्लो तब कहेंगे जब इसमें से कोई भी नॉन कैश आइटम माइनस नहीं हुआ हो. लेकिन प्रॉफिट कब आता है, नॉन कैश आइटम माइनस होने के बाद में भी, यानी कि डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है अगर पीबीटी दिया होता तो. लेकिन अभी हम बोलेंगे कि सर डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस नहीं हुआ है क्योंकि ये अभी भी कैश इनफ्लो है. ठीक है, सो बिफोर टैक्स कैश इनफ्लो जो इन्होंने दिए है वो लिखता हूं मैं, 240, 275, 210. एक 80 और 160. ठीक है,
अब मैं इसमें से डेप्रीशिएशन माइनस कर लेता हूँ। डेप्रीशिएशन आप कैसे निकालोगे सर? स्ट्रेट लाइन मेथड से अगर आपको डेप्रीशिएशन निकालना है तो कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ करते हो। कॉस्ट है 6 लाख की, सैल्वेज वैल्यू 0, लाइफ है 5 साल, यानी कि 1,20,000 का आपका डेप्रीशिएशन होता है। 1,20,000। तो अब आएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। समझ में आ रहा है आपको? अब ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि नॉन कैश आइटम आपने इसमें से माइनस कर दिया। सो 240 में से अगर आप 120 हटा दोगे तो 120 बचा, फिर यहाँ पे 155 बचेगा। आई होप सही हूं मैं। ठीक है, फिर 210 में से 120 तो 90 बचा, फिर ये 60,000 बचा, फिर ये आप बोल सकते हो वर्किंग कैपिटल और कॉस्ट ऑफ द मशीन अलग रखना, वो इसका पार्ट नहीं है। 160 और 120, 160 और 120 में क्या है, माइनस कर दोगे तो 40,000 ही बचेगा। ठीक है। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करना है तो बताइए सर क्या आपका वो रहेगा, क्या बोल सकते हैं इसको, मेथड क्या रहेगी? टैक्स का रेट है 35%, आप एक टैक्स वाला कॉलम ले लो 35% और उसके बाद उसमें से माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लो। या मैं डायरेक्टली लिखता हूं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ही मैं अगर 65% से माइनस कर दूं तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। सो 1,20,000 into 0.65 will be 78,000। फिर 1,55,000 मेरे को मतलब मुझे 0.65 से बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। मेरे कैलकुलेटर में ऐसे फीचर नहीं है कि मैं एक बार 0.65 डाल दूं तो मेरे पास जल्दी आंसर आ जाए। मैं आपको अलग से कैलकुलेटर के ट्रिक्स बताऊंगा कभी। $58,500 $39,000 $26,000। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है, ये आपका आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन सर हमने देखा है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे काम का नहीं है, हमको कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स चाहिए होती है। कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स का मतलब डेप्रिसिएशन अब हम उसमें वापस ऐड कर देंगे। एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपने देखा होगा जहां पे हमने डेप्रिसिएशन स्टार्टिंग में माइनस किया था और फिर डेप्रिसिएशन वापस ऐड किया, और इसका लॉजिक भी मैंने उसी क्वेश्चन में बताया था। सेम लॉजिक है कि डेप्रिसिएशन पे सिर्फ टैक्स सेविंग काम की है। जो हमको एनपीवी निकालने के लिए लगता है वो है कैश फ्लोज, और डेप्रिसिएशन का चार्ज 1,20,000 का लगाने का मतलब ये नहीं होता कि 1,20,000 जा रहा है। 1,20,000 पे 35% की टैक्स सेविंग लेनी थी, ले ली। तो कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन को वापस ऐड कर दो। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन लिखूंगा मैं यहाँ पे। सो 78,000 में 1,20,000 यानी कि 1,98,000 आएगा यहाँ पे। फिर ये आएगा आपका 2,20,750। उसके बाद आपका आएगा 1,78,500। उसके बाद आएगा 1,59,000 और ये आएगा 1,46,000। ठीक है, अभी तक सारे कैश फ्लोज नहीं आए सर आपके कैलकुलेशन में। ये हो गया कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। ठीक है, नीचे टेबल बना रहा हूं मैं। नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अब ध्यान दो आप किस किस चीज को ऐड करोगे, कॉलम लिख लेते हैं। चलो, दिस इज A B C D E F G H। तो हम किस किस को ऐड करेंगे सर? B प्लस C प्लस H, बस। क्योंकि यहां से लेके कैश इनफ्लोज जो है ना
यहाँ पे मैं एक ये डालता हूँ, ये एक ही पार्ट है, मतलब जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट रो में लिखा था उसी को आगे बढ़ाते गए, तो आखिरी वाला कॉलम ही इसमें काम का है एच। तो बी, सी और एच इनका टोटल करेंगे तो क्या आती है फिगर्स, 6,80,000 का आउटफ्लो, उसके बाद में 1,98,000, 2,20,750, 1,78,500, फिर 1,59,000 एंड 1,40,000। अच्छा, 1,46,000 नहीं आएगा क्योंकि इसमें स्क्रैप वैल्यू जो 80,000, सॉरी वर्किंग कैपिटल जो है 80,000 का वापस रिलीज होगा तो वो ऐड हो जाएगा। तो 146 में 80,000 ऐड कर दो, 2,26,000 जमा क्या आपको ये समझ में आया? ये है सारी वर्किंग, बस इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया। आगे क्वेश्चन सारा के सारा आसान है। सो नेट कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स आपकी आ चुकी है यहाँ पे। अब आप एक काम करो, यहाँ लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट, क्वेश्चन ने कौन सा बोला है रेट लेने के लिए हमको, क्वेश्चन हमको बोल रहा है 12% से रेट लेने के लिए, तो 12% से जो हमको इस टेबल में दिया है ना वही हम रेट लेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट रो है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 12%, ठीक है। एक बार आप वो रेट लो और कैलकुलेशन करो, प्रेजेंट वैल्यू निकालो। मैं 2 मिनट का टाइम लेता हूं बस। चलो ध्यान देंगे, 0.8929, 0.7972 जीरोथ ईयर का 1 होता है। .7118, 0.6355 और 0.5674, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 12%। अब आएगी प्रेजेंट वैल्यू, इसके बाद लेंगे सर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट सम अनदर परसेंट, बट ठीक है बाद में सॉल्व करेंगे। वो मेजर है हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 12%, सो ये आ गया 6,80,000। अब देखो बाकी के कैलकुलेशंस, $176,794, $175,982, $127,056, $101,044, $128,232 और ये आपकी एनपीवी। $29,108 ये आपकी एनपीवी आ गई। देखो अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है ना, समझ में नहीं आएगा। तो हमने क्या निकाल लिया सर, हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू जो था ये निकाल लिया, तो ये वाला पार्ट खत्म हुआ। क्वेश्चन हमको और क्या क्या बोल रहा है, हमको डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड और हमको पे बैक पीरियड भी निकालने बोल रहा है। अब डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के लिए एक चीज हम कर सकते हैं, हम इस प्रेजेंट वैल्यू का क्यूमुलेटिव ले लेते हैं। ले ले, हम इस प्रेजेंट वैल्यू का क्यूमुलेटिव ले लेंगे। सो क्यूमुलेटिव अगर आप निकालोगे तो 6,80,000 आएगा और इसमें से अब आप माइनस करते जाओ। $6,80,000 माइनस 176,794
तो आ गया आपका 5,03,206। या आप अगर हम नेगेटिव भी रखते 6,80,000 प्लस माइनस का है इसमें, प्लस ऐड करते जाओ आप निगेटिव रखने के बाद 176,794, तो 5,03,206 प्लस 175,982 प्लस 327,224, निगेटिव ही आ रहा है, निगेटिव लिखो। 127,056 ऐड किया तो निगेटिव 2,01,68, और इसमें से 101,044 ऐड किया तो 99,124, 128,232 ऐड किया तो 29,108। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का मतलब ये होता है कि सर हमारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा कब रिकवर हो रहा है। जब हमारा 10 रुपए डाला हुआ वापस आ जाता है तो इसका मतलब हम अब जीरो पे है, नो प्रॉफिट नो लॉस। और जीरो कहां आ रहा है? जीरो आ रहा है सर कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में, निगेटिव 99,124 और 29,102। यानी कि हमारी जो लाइफ है, लाइफ जो जीरो टाइम से 1 2 3 4 5, यानी कि डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कहीं ना कहीं 4th और 5th ईयर के बीच में है। तो अब वो कैसे कैलकुलेट करना है मैं बहुत ही आसानी से समझाता हूं आपको। एक पार्ट तो एनपीवी हो गया ना आपका, $29,108। अब दूसरा पार्ट देखो, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। बहुत ही सिंपल, कम से कम कौन सा साल है आपका? चौथा साल रहेगा, प्लस चौथा साल रहेगा प्लस, ध्यान देना आप अगले एक साल में कितना रिकवर करते हैं पैसा। आप अगले एक साल में 128,232 रिकवर करते हैं, ठीक है, लेकिन आपने सिर्फ 99,124 रिकवर करना बाकी था। एक साल में अगर मैंने 128,232 रिकवर किया तो 99,124 रिकवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? दिस इज काइंड ऑफ इंटरपोलेशन। तो इसका आंसर आएगा आपका 3.0 नहीं 1 डिवाइड बाय 128,232 मल्टीप्लाइड बाय 99,124। तो 0.77 प्लस 4 यानी कि 4.77 ईयर्स आ रहा है। $4.77 ईयर्स। तो ये चीज आपको थोड़ी समझ में आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या है मैं एक बार आपको वापस से समझा देता हूँ, ठीक है। मेरे को एक बार जगह बनाने दो इनके लिए। और ये है पे बैक पीरियड। सर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड और पे बैक पीरियड में क्या फर्क है? पे बैक पीरियड में आप प्रेजेंट वैल्यू नहीं लेते, नेट कैश फ्लोज लेते हो। सो पे बैक पीरियड के लिए कौन सी फिगर्स जरूरी है पता है आपको? ये वाली, दिस इज फॉर पे बैक पीरियड। ये कैश फ्लोज पे बैक पीरियड के लिए काम करेगी क्योंकि ये डिस्काउंटिंग के पहले की फिगर है, ठीक है। तो आप नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स लेंगे, 6,80,000 है। अब मैं एक काम करता हूं, यहां पे क्यूमुलेटिव लेता हूं क्योंकि ये वाली फिगर्स लेनी है, तो मैं यहां पे क्यूमुलेटिव ले लूंगा। सो 6,80,000, पता चले ना कहां पे जीरो आ रहा है, माइनस प्लस 198, तो 482 अभी रिकवर होना बाकी है। फिर प्लस 220,750, तो 261 250 रिकवर होना बाकी है, प्लस 178 500, तो 82,750 रिकवर होना बाकी है, प्लस 159, तो 76 आ गया पॉजिटिव, 250 एंड प्लस आ गया 302,250, ठीक है। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो जीरो इन दोनों के बीच में आता है, निगेटिव 82,750 और 76,250 के बीच में, यानी कि कहीं ना कहीं आपका 3 और 4 साल के बीच में पे बैक पीरियड आएगा।
सो 3 प्लस, अब देखो अगले साल कितना रिकवर करना था सर, 82,750, लेकिन एक साल 3 से 4 साल में रिकवर कितना किया सर, अगर आप ध्यान दोगे तो 1,59,000। तो ये दो फिगर आपके काम किए। एक साल में सर हमने 1,59,000 रिकवर किया, जबकि 82,750 ही करना था। तो 82,750 उस साल के कौन से पॉइंट पे रिकवर हुआ, 3.52 ईयर्स, आधा साल। इसका लॉजिक मैं बताऊंगा, अभी मेरे को बस IRR निकालने दो, आखिरी स्टेप। इसके बाद नीचे में सारी वर्किंग कर लूंगा मैं। अब IRR निकालने के लिए ना यहाँ जगह नहीं बची है ज्यादा, यहाँ जगह होनी चाहिए। मैं यहाँ पे लेता हूँ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 12% है। देखो IRR निकालने के लिए अपन को क्या करना है, IRR निकालने के लिए IRR यानी कि NPV 0 होना, और NPV 0 होना, अभी NPV कितनी 29,108 आ रही है, और NPV अपन को चाहिए 0। NPV अगर अपन को 0 चाहिए तो NPV अभी और गिरानी पड़ेगी, 29,000 से नीचे लाना पड़ेगा। इसका मतलब रेट हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो रेट हम ले सकते हैं 12 के बाद में 14 या 15% ले लो, जो एक्स्ट्रा एग्जैक्ट दिया हुआ है 15% ले लो, वो बेटर रहेगा। तो मैं थोड़ा यहाँ एडजस्टमेंट करता हूँ, फिगर्स इधर सरका लेते ना, ताकि अपने लिए जगह बन जाएगी। चलो ये चीज अच्छी होती है कि आप यहाँ पे ये एडजस्टमेंट कर पाते हो। सो ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू, ये आ गया क्यूमुलेटिव। अब मैं लेता हूँ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 15% और फिर निकाल लेंगे प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। सो 15% के फैक्टर देखो, लास्ट वाला है 0.8696.7561, फिर 0.6575.5718, 0.6575, और 0.5718, और 0.4972, ठीक है, हो गया। अब आप आ जाओ यहाँ पे, अब हम कैलकुलेशन फिर से करेंगे, थोड़ा सा और टाइम लगेगा। ये है 6,80,000। फिर कौन सी वैल्यूज सर, कौन सी वैल्यूज लोगे, ये वाली जो फर्स्ट कॉलम में दी है, नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, उसको डिस्काउंटिंग करना है हमने। सो 1,98,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.8696, दैट्स 172,181। उसके बाद में 220,750 मल्टीप्लाइड बाय 0.7561, दैट्स 166,909। फिर 178,500 इंटू 0.6575, दैट्स 117,364। उसके बाद 159 मल्टीप्लाइड बाय 0.5718, 9916। एंड लास्टली 2,26,000 इंटू 0.49, दैट्स 112,367। टोटल कर लेंगे, $20,200, यानी 20,263 निगेटिव आ रहा है। सो हमको अभी दो रेट ऐसे पता चल गए जहां पे एक बार पॉजिटिव एनपीवी आ रही है, एक बार नेगेटिव एनपीवी आ रही है। सो एनपीवी यहां मैं ले लेता हूं रेट, यहां ले लेता हूं एनपीवी। सो अभी आप ध्यान देंगे 10 और 15%। 10% पे आई थी सर 29,108,
और यहाँ निगेटिव आ रही है 2263, ठीक है। यानी मैं 5% आगे बढ़ता हूं तो एनपीवी कितना नीचे जाती है, पहले तो पॉजिटिव से 0 पे जाएगी धीरे 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 धीरे, और वहां से और निगेटिव में जाएगी। सो 29108 माइनस 2263 निगेटिव, सो ये होता है, अरे 29108 प्लस 2263, इतने स्टेप्स पीछे गए हम, 49371। क्या हमको इतने स्टेप्स पीछे जाना था? क्या हमको नेगेटिव 20,263 एनपीवी पे जाना था? नहीं सर, हमको 0 एनपीवी पे जाना था, और 0 एनपीवी पे जाने के लिए आपको सिर्फ 29108 स्टेप्स नीचे आना था। सो दैट इज 29108 स्टेप्स का ही कैलकुलेशन। सो आईआरआर विल बी मिनिमम 10% तो है ही, 5% और बढ़ाया तो 49371 स्टेप्स में नीचे जाता हूं, मल्टीप्लाइड बाय 29108 स्टेप्स ही नीचे जाने के लिए कितने % बढ़ाना पड़ेगा? $12.95 आ रहा है। यानी कि अगर 12.95% से आप डिस्काउंटिंग करें तो एनपीवी 0 आएगी। सो दिस इज व्हाट द फाइनल आंसर इज। ध्यान देंगे सर, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कभी भी ज्यादा होता है पे बैक पीरियड से। सेम क्वेश्चन का पे बैक पीरियड और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालोगे तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड ज्यादा आएगा। यानी डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड बोलेगा कि आपको 4.77 ईयर्स लगते हैं आपका पैसा रिकवर करने के लिए। पे बैक पीरियड बताता है कि 3.52 ईयर्स लगते हैं आपका पैसा रिकवर करने के लिए। अगर आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि सर सेम डेटा मतलब सेम क्वेश्चन पे 2 अलग अलग ईयर्स क्यों बता रहा है हमारा पैसा रिकवर करने के लिए, क्योंकि पे बैक पीरियड में आपने बिना डिस्काउंटेड वाली कैश फ्लोज को कंसिडर किया कि वो पैसा कब रिकवर हो रहा है, और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में आपने डिस्काउंट करने के बाद की कैश फ्लोज को कंसिडर किया कि वो पैसा कब रिकवर हो रहा है। ये ऐसे आपके 4 आंसर है, 29108, 4.77 ईयर, 3.52 ईयर्स और लास्ट में आपका 12.95 ईयर्स। एक बार मैं आंसर चेक करके दिखा देता हूं कि हाँ कहीं अपन ने कैलकुलेशन में मिस्टेक की होगी तो मैं वो वहीं पे ठीक कर लूंगा, मतलब यहीं पे आपको बता दूंगा ठीक करके। तो देखो सर, सबसे पहले अगर एनपीवी देखे तो 29.12 दिख रही है नीचे में थाउजेंड में, यानी 29,000 समथिंग। हमारी भी 29,108 आई थी, तो एनपीवी तो सही है, और एनपीवी सही है तो ऑलमोस्ट बाकी सारे क्वेश्चन कैलकुलेशन सही होंगे। आईआरआर इनका आया है 13.77%, और आईआरआर हमारा कितना आया सर? आईआरआर हमारा आया 12.95। ये थोड़ा सा मेरे को कैलकुलेशन देखेंगे, ठीक है। पे बैक पीरियड और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड देख लो। पे बैक पीरियड आया है 4 ईयर्स 9.28 मंथ, या फिर आप अगर बोलो तो इन्होंने ना मंथ में निकाला है, हम भी निकाल सकते हैं मंथ में, कोई दिक्कत नहीं है। 12 महीने का 1 साल होता है, तो 0.77 ईयर्स यानी कि 9.24 मंथ्स आ रहा है। सो हम यहाँ पे ये चीज भी लिख सकते हो कि आप दैट इज दोनों में 4 ईयर्स 9 मंथ, ठीक है। 9.24 मंथ है, और 12 महीने का 1 साल होता है, तो 0.52 जो है 3.52 में यानी कि 6 मंथ्स, ये आप बोल सकते हो 3 ईयर्स 6 मंथ्स। सो यहां देख लो, दूसरा वाला अगर आप देखोगे तो 3 ईयर्स 6.25 मंथ आ रहा है, और ये भी है जो 4 ईयर्स 9.28 मंथ आ रहा है। अब बात आती है सिर्फ आईआरआर की। तो आईआरआर में देखो, इनकी जो 15% से एनपीवी आई है वो -20.26 आई है, ठीक है। -20.26 हमारा भी उतना ही आ रहा है 20.26। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है इनका 13 कैसा है। मैं कैलकुलेशन अपने वाले वापस से एक बार चेक करता हूँ। 5 डिवाइडेड बाय 49371 मल्टीप्लाइड बाय 29108, सो 2.94 आ रहा है। 95 प्लस 10 सही है, 12.95 इज करेक्ट आंसर। 13 पॉइंट, इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए था आंसर में, और ये चीज समझ के परे है। 29.12 कैश फ्लोज वगैरह सब सेम है, बस ये कैलकुलेशन में डिफरेंस है।
मतलब देखो कैलकुलेशन में जहां पे भी दोनों एनपीवी अगर सेम है तो सिर्फ एक ही डिफरेंस हो सकता है, कहीं हमने 29,108 प्लस 2263 इनका टोटल 49,371 सही है, सब सही है। 5 डिवाइडेड बाय 49,371 प्लस 29,108 29,108 डिवाइडेड बाय 49,371 इंटू 5 2.94। मैं आपको बता रहा हूँ, आप कैलकुलेशन करके देखो, अपने आंसर से ज्यादा क्लोज आंसर आएगा। 13.77 उन्होंने जो निकाला है शायद उसमें थोड़ा वेरिएशन भी आ सकता है। सो आप एक काम करो, एनपीवी निकाल के देखो, 13.77 से एनपीवी निकालो और 12.95 से एनपीवी निकालो। आंसर में वेरिएशन आना तो जायज था, ये मुझे भी पता था, क्योंकि मेथड का नाम ही है ट्रायल एंड एरर मेथड। सो एरर तो कहीं ना कहीं आएगा थोड़ी बहुत फिगर बदलने से। हमारा आंसर और उनका आंसर ऑलमोस्ट क्लोज है। हमारा 13% आ रहा है, उन्होंने 13.77% आ रहा है। एंड आई डोंट थिंक सो कि 13.77 आंसर होगा। रीजन मैं बताता हूं आपको, 13% तक मैं बिलीव कर सकता हूं, लेकिन 13.77 पे मैं बिलीव नहीं करूंगा। रीजन मैं बताता हूं आपको। देखो तकरीबन 29,000 यानी कि 30,000 है और वो 20,000 है। 50,000 स्टेप्स दूर है एक दूसरे से। अगर आप देखोगे तो 49,371, 5% और 50,000 स्टेप्स दूर है, यानी कि हर परसेंट के लिए 10,000 स्टेप्स कवर करने पड़ेंगे। हमको कितना नीचे आना था? 30,000 स्टेप्स नीचे आना था, यानी कि 3% का स्टेप्स होना चाहिए। यानी 3% यानी 12, 10 और 3 13। हमारा 12.95 आ रहा है, वो 13.77 तक ले जा रहे हैं, यानी 14% के बहुत क्लोज है वो। और 14% यानी कि 4%, 40,000 स्टेप्स नीचे गिराना, दैट इज नॉट जस्ट पॉसिबल। एनपीवी निकाल के देखो, देखो जीरो के नजदीक, जीरो तो एग्जैक्ट नहीं आएगी, -2 -40 ऐसे कुछ आएगा। तो जीरो के एग्जैक्ट नजदीक किसकी एनपीवी है, हमारी या जो पीएम में आंसर दिया है उनकी? आंसर निकाल के देखो, मेल करना अगर कुछ वेरिएशन है तो। अगर हमारा आंसर सही लिख रहा है, जीरो के बहुत नजदीक है, तो फॉलो दिस। अदरवाइज दोनों आंसर आपके सही है, मेथड बस ऊपर नीचे है, इसीलिए आंसर थोड़े वेरी कर रहे हैं। दिस इज जस्ट द एग्जांपल दैट वी डिस्कस्ड टिल नाउ। अभी क्वेश्चन नंबर 25 हमारा हुआ खत्म। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले लेक्चर में देखेंगे। 26 आई थिंक इजी है, आप ट्राई करके देखना। बाकी 27 तो मेरे को इजी लग रहा है, तो 27 होमवर्क के लिए जा सकता है। सेम चीजें हैं, वो थोड़ा अलग रहा तो फिर देखेंगे। ओ यस, ध्यान दो ये जो अभी हमने क्वेश्चन देखा ना, क्वेश्चन नंबर 25, ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो हमारे यहाँ पे 6 लाख था, यहाँ 400 लाख है। उसके बाद उनके पास 5 साल थे, हमारे पास भी 5 साल है, यहाँ पे भी 5 साल है। हमने स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन लगाया, उन्होंने WDV मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू उन्होंने 0 बोला, हमने भी स्क्रैप वैल्यू 0 ली है। इनकम टैक्स रेट हमारे इसमें 35% था, यहाँ पे 50% है। बाकी मोस्ट ऑफ द चीजें सेम है। निकालना क्या है सर? ऑल्सो कैलकुलेट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। और एडवाइस करने बोला है, यानी कि आपको एनपीवी निकालना है। देखो अब ये पूरा होमवर्क ले लो, 12% से एनपीवी निकालो और उसके बाद में एडवाइस करो। पॉजिटिव है तो यस एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव है तो रिजेक्ट कर देंगे। 12 के बाद में पॉजिटिव आएगा, मैं बताता हूं। उसके बाद में 14 या 16% लेके देखना, वहां पे आएगा निगेटिव। अब इन दोनों को इंटरपोलेट करोगे तो आपका IRR मिल जाएगा, कहानी खत्म। मतलब पुराने क्वेश्चन से ये क्वेश्चन और इजी है। सिर्फ डेप्रिसिएशन वाला कैलकुलेशन है जो इसके स्लाइड्स में आपको आंसर्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन हर साल का अलग अलग है। हमारे इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड थी, अब यहाँ पे WDV मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना है। सो आपका अगर अकाउंटिंग अच्छा है तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि डेप्रिसिएशन कैसे लेना है। गो थ्रू द स्लाइड्स, कुछ भी नया नहीं है इसमें। सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 आई थिंक वी विल टेक, हम खुद लेंगे, क्योंकि ये ना रिवर्स टाइप का क्वेश्चन है। तो ये मैं आपको सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 27 एंड ऑनवर्ड्स। अच्छा 28 भी होमवर्क पे ही है, ठीक है, अगले लेक्चर में दूंगा होमवर्क, अभी नहीं। सो 27 ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू लुक इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आई थिंक 1 घंटा हो चुका है और 1 घंटे के हिसाब से काफी सारे क्वेश्चन हमने इसमें कवर कर लिए, 22 से लेकर 26 तक होमवर्क के साथ मिला के। ऑल द बेस्ट एंड स्टे एक्साइटेड एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।